हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आगे हम लोग देखे थे लूसेंट में, ये जीके जीएस में जो हम लोग इतिहास लेकर बढ़े थे आगे, तो इसमें हम लोग आगे देखे थे चीनी लेखक के बारे में। और आज जो है आपको आगे हम लोग बढ़ेंगे अरबी लेखक के बारे में, है ना। अरबी लेखक ने क्या क्या कहा प्राचीन इतिहास के बारे में, अरबी लेखकों के पुस्तक से क्या क्या या उनके यात्रा वृत्तांत से क्या क्या जानकारी मिली प्राचीन इतिहास के बारे में, आज हम लोग इन चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अरबी लेखक का क्या था। तो अरबी लेखक देखिए कौन कौन था। अल-बरूनी, इब्न बतूता, दो था। आप देखे थे डायग्राम, चीनी लेखक दो था, अरबी लेखक भी दो था। चीनी लेखक चार था, अरबी लेखक दो था और अन्य लेखक भी दो था। तो इस तरह के चार लेखक बचा हुआ है। आइए देख लेते हैं। तो अल-बरूनी से स्टार्ट करते हैं। क्या कहा अल-बरूनी, जो एक अरबी लेखक थे, देखिए इन्होंने क्या कहा। तो अल-बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी जो भारत आया था किसके साथ? महमूद गजनी के साथ, तो गजनबी के साथ। अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो महमूद गजनबी के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद मतलब भारत की खोज अल-बरूनी द्वारा लिखी गई ग्रंथ है जो अरबी भाषा में लिखी गई है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। किताबुल हिंद है ना, किताब-उल हिंद यह पुस्तक कहिए, या फिर इसी का एक नाम है तहकीके हिंद। क्या नाम है? तहकीके हिंद। इसको हिंदी में बोलते हैं भारत की खोज, है ना। ऐसे एक भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू दूसरा है। यहाँ जो किताबुल हिंद या इसी का एक नाम है तहकीके हिंद, जिसको हिंदी में तहकीक मतलब खोज होता है, तहकीके हिंद मतलब भारत की खोज। यह अल-बरूनी द्वारा लिखी गई ग्रंथ है और जो है इसको अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में लिखा है और अल-बरूनी ने लिखा है। ठीक है, तो किताबुल हिंद या तहकीके हिंद अल-बरूनी द्वारा लिखी गई ग्रंथ है जो अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। किताब-उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है ना। किताब-उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल मापन विधियों, आपूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। देखिए ये बता रहा है किसका? किताबुल हिंद का एक गुण कि इस किताब में जो है 80 अध्याय है और सब में किन किन चीजों के बारे में लिखा है अल-बरूनी ने। तो इसमें लिखा है धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, पूर्ति कला है, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर इसमें जो है 80 अध्याय में विभाजित है। कौन? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में। किताबुल हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह जो किताबुल हिंद पुस्तक है इसमें राजपूत कालीन समाज पर, है ना, राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो ये किस पुस्तक की बात हो रही थी? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद जिसको बोलते हैं, उस पर जो अल-बरूनी की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। अल-बरूनी के बाद आ गया इब्न बतूता। इब्न बतूता भी जो है आपका एक अरबी लेखक है और आइए देखते हैं इब्न बतूता के बारे में क्या है। तो इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखा गया इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रिहला कहा जाता है। देखिए क्या कहता है, इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखा गया इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रिहला कहा जाता है। ये जो रिहला है इसका स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, रोमे हर्षी का होमरी का लोमे आक, ये है रिहला। रिहला ये जो है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत को क्या बोलते हैं? रिहला। हो सकता है ये अरबी भाषा का वर्ड हो, हम नहीं कह सकते, लेकिन हमको लगता है कि अरबी ही होगा। तो इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखा गया इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत, मतलब इब्न बतूता द्वारा अपने से जो है अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। कौन? रिहला। और इसको क्या कहा जाता था? उस यात्रा वृत्तांत को क्या कहा गया? रिहला। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। आगे बढ़ते हैं, अब रिहला के बारे में पढ़ते हैं। रिहला 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। देखिए रिहला जो लिखा गया है इब्न बतूता द्वारा, ये 14वीं शताब्दी में है ना। कब? 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी
देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1333 ईस्वी में, कब है? 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर, कहां पहुंचने पर? दिल्ली पहुंचने पर इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको आप बोलते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी, क्या बनाया? दिल्ली का काजी। काजी मतलब हुआ जो कि कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि करता है, तो उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया, है ना, काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया दिल्ली का। तो ये कब की बात है? 1333 की। इब्न बतूता की विद्वता, ये बहुत विद्वान थे, तो उनकी विद्वता से जो है प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। किसको? तो इब्न बतूता को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अन्य लेखक में देखिए क्या है? तारानाथ, है ना, तारानाथ और मार्को पोलो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तारानाथ को देखिए, तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। तारानाथ कहाँ के लेखक थे? तिब्बत के। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। तारानाथ ने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, मूल रूप से हो रहा है मित्र, जो भी हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं किसी भी राइटर के बुक की, वह इसलिए किया जा रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में इनके बुक और इनके यात्रा वृत्तांत बहुत ही ज़्यादा मतलब सहायता प्रदान किया है प्राचीन भारत को लिखने में। और ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ हाइपरबोल लिखा है, कहा गया नहीं, जो चीज़ें सही है, जो तथ्य सही है, उनको लिखा गया। मार्को पोलो की जो पुस्तक है, ये सॉरी अल-बरूनी की जो पुस्तक है किताबुल हिंद, इनसे बहुत सारा चीज़ लिखा गया और जो कि सही है, कुछ भी उसमें ज़्यादा हाइपरबोल झूठा झूठा नहीं लिखा गया है। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला, इसमें चर्चा उसी पुस्तक की गई है जिसका कि भरोसा किया गया है। तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह जो है प्राचीन भारतीय इतिहास लिखने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो तारानाथ कहाँ के लेखक थे? तिब्बती लेखक थे। और तारानाथ ने कंग्यूर तथा तंग्यूर ग्रंथ, देखिए कोमनस्वा गोया संयुक्त हर्षुकार, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, कंग्यूर और तोमनस्वा गोया संयुक्त हर्षुकार, तंग्यूर, दोनों को ध्यान रखिएगा, कंग्यूर तथा तंग्यूर, तारानाथ, है ना। तारानाथ ने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इससे भारतीय इतिहास, है ना, इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ से। और कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ किसने लिखा है? तो तारानाथ ने लिखा है। तारानाथ क्या थे? एक तिब्बती राइटर थे, है ना, तिब्बती लेखक थे। चलिए, अब तारानाथ हो गया, मिलते हैं मार्को पोलो से। मार्को पोलो में देखिए क्या है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में, ये कब आया था? 13वीं शताब्दी के अंत में, है ना। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो किस देश की यात्रा पर आया था? हो सकता है ऑब्जेक्टिव आया आपको, तो ये आया था पांड्य देश की यात्रा पर। पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कब आया था? 13वीं शताब्दी के अंत में। और देखिए, मार्को पोलो का विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो का विवरण, मार्को पोलो ने जो विवरण लिखा है वो पांड्य इतिहास के लिए क्या है? के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी है। किसके इतिहास के लिए? पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए। पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है मार्को पोलो का विवरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक जो है हम लोगों ने सारा लेखक, जितना भी प्राचीन भारतीय इतिहास में जिन लोगों के यात्रा वृत्तांत और जिनके ग्रंथ उपयोगी थे, उन सारा का जिक्र हो गया। तो अब जो आगे बढ़ेंगे, इसमें अब पुरातत्व संबंधी बातें आएगी और उसके बाद जो उससे जो चीज लिया गया वो प्राचीन भारतीय इतिहास में जो मदद किया उनके बारे में बात होगी। तो देखिए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व समझते ही हैं, जो खुदाई वगैरह की जाती है, जो या कार्बन डेटिंग पद्धति से जिनके बारे में पता लगाया जाता है, तो वो सब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से जो एविडेंस है पुरातत्व संबंधी, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। देखिए क्या क्या जानकारी मिलती है, तो शुरू करते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बेगाज कोई, क्या नाम लिखा? बेगाज कोई, बोएका गोआका, जब बेगाज और कोई एकदम साफ सुथरा है, तो 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, कौन सा अभिलेख था? बेगाज कोई, जिसका ये लिखा हुआ ब्रैकेट में एशिया माइनर, मतलब इसका अर्थ हुआ, बेगाज कोई का अर्थ हुआ एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नस्त्य,
नसत्य, नस्त्य मतलब अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख। ये अभिलेख जो बेगाज कोई है ये कब है, 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। और इसमें एशिया माइनर से वैदिक देवता कौन कौन, मित्र, वरुण, इंद्र और नस्त्य। नस्त्य को लिखा है अश्विनी कुमार, हो सकता है इसी अश्विनी कुमार का ही नाम क्या है, नस्त्य। नस्त्य के नाम मिलते हैं। तो ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य था। और आगे देखिए इस अभिलेख में मिला, बेगाज कोई जो है इस अभिलेख में इसका साक्ष्य मिला है। आगे देखिए मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण। मध्य भारत में भागवत धर्म, किस धर्म का बोल रहा है, भागवत धर्म। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत, ये जो यवन राजदूत थे होलियोडोरस, क्या नाम है, होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा, वेशनगर का ही नाम है विदिशा, तो वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख, याद रखना है, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। फिर से देख लेते हैं एक बार, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का, मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित हुआ होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस, यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो ये जो यहां कहेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा कि वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख में जो है किसका प्रमाण मिलता है, तो यवन राजदूत होलियोडोरस का। तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख। तो गरुड़ स्तंभ लेख जो है किसके द्वारा लिखा गया है, होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। और आगे देखिए सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का जिक्र हुआ यह हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ। ये किसमें हुआ है, हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख में है क्या, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो ये था आज का, हम लोग यहाँ तक देख लिए। फिर अगला दिन आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे से देखेंगे जो जहां होगा। और एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है, एकदम लूसेंट बेस्ड है, कुछ छूटने का कोई चांस नहीं है। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, जरूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद।